के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। किसान मजबूत होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये एक सुगम लेकिन उन्होंने कहा कि एक आजाद अवध के सिवाय उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं। वापस लौटने के सारे प्रयास विफल रहने के बाद अंततः 1879 में नेपाल में ही उनका देहांत हो गया। बेगम हजरत महल का मकबरा आज भी काठमांडू में स्थित है। इस महान वीरांगना ने इतिहास के कठिन दौर में विषम चुनौतियों का सामना करते हुए भी मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी रखा। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। Transport and logistics industry is not only the backbone but growth engine of an economy. My request to the government will be to do away with this compliance burden of TDS, e-way bill, permits, tolls, and make this sector tax-free for at least 10 years. And then only we will realize our true dream of a $1 trillion economy. सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण, उनकी आमदनी बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए 3 ऐतिहासिक विधेयकों को बीते मॉनसून सत्र में पारित कराया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुका है। इन कानूनों में किसानों और कृषि की स्थिति को बेहतर बनाने के तमाम उपाय किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020 की। इसमें किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी मिल सके। किसानों को उनकी उपज को बेचने की आजादी देने के लिए कानून में खास व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ऐसी व्यवस्था जहां किसान और व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी दूसरे जरिए से उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सके। कानून राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अलावा राज्य के भीतर और बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज बिना किसी बाधा के बेचने के लिए अवसर और व्यवस्थाएं प्रदान करता है। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर या सेस नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। इसमें किसानों के लिए ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिना बाधा के व्यापार सुनिश्चित हो सके। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ की बजाय किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर भी फसल बेचने की आजादी होगी। अब बात करते हैं कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 की। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। मुख्य प्रावधानों की बात करें तो कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ने का प्रावधान है। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही किसानों को उनकी उपज का दाम तय करने की आजादी होगी। बुआई से पहले ही किसानों को मूल्य का आश्वासन होगा। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ मिलने की व्यवस्था है। इस कानून से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पहले ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ेगा। इससे किसानों की पहुंच सबसे आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण और उन्नत खाद बीज तक होगी। इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिनों में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में शोध और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। अब बात आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 की करते हैं। इसके जरिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के
खेती उत्पादों से जुड़े प्रावधानों में सुधार किया गया। खेती उत्पाद को जमा नहीं करने के कठोर नियम थे। इसके जरिए कानून बनाकर उनमें छूट दी गई है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से निजी निवेशक सरकारी और नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त हो जाएंगे। उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इस कानून के जरिए कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। किसान मजबूत होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। Do you know which act of Indian Parliament criminalizes triple talaq? Your options are A. The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, B. Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937, C. Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, and D. None of the above. See the correct answer tonight at 9:30 p.m. only on Rajya Sabha Television. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की चर्चा का हमारा जो विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। IMF का कहना है कि महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो कोरोना महामारी के इस दौर में डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल करेगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का अनुमान लगाया है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा दोबारा हासिल कर लेगा। IMF का यह भी कहना है कि यह बदलाव मोदी सरकार की बेहतर पॉलिसी की वजह से आया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा का ये कहना है कि भारत ने महामारी और उसके आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए बेहद ही निर्णायक कदम उठाए हैं। वहीं यूएन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 की रिपोर्ट में भी ये साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था शताब्दी के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से आगे बढ़ सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यह दावा किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव ग्रोथ से सिर्फ चंद कदम दूर है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लिखे अपने एक लेख में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारात्मक होगी और ये सुधार जो है वो तेजी से होगा। तो कुल मिला के ये सभी संकेत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर अग्रसर है। और आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे इन सकारात्मक संकेतों पर। चर्चा करेंगे विकास की राह पर कैसे और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था और किन क्षेत्रों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा और कैसे पॉलिसीज जो है इसमें सहायक बन रही हैं। और चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपसे उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हैं मेरे साथ, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर सुभाष, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी और बहुत ही सकारात्मक संकेत, उत्साहवर्धक इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से IMF की जो रिपोर्ट आई है कि 2021-22 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी सबसे आगे डबल डिजिट में
11.5। इसे कैसे देख रहे हैं आप? अमृता जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की इसको की पृष्ठभूमि बनाने में, और आपने इसमें जिक्र किया वी शेप रिकवरी का। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वी शेप से कुछ हटकर है, ये जो सही का निशान होता है ऐसे, जी, जिसमें कि पहले हमने देखा पहली तिमाही में इस बार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद दूसरी तिमाही में हमें कुछ संभलने का अवसर मिला, और तब से तीसरी तिमाही से लगातार इकोनॉमिक रिबाउंड जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार शायद 8% का ही गिरावट होगी इस साल, और इसका मतलब वो भी अक्टूबर में इतने उनको उम्मीद नहीं थी। और